नमस्कार दोस्तों। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आपने देखा पीछे जो क्लासेस थे यूरोप में राष्ट्रवाद, उसमें हमने उसके क्वेश्चंस आंसर किए। ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे वो बना लिए, फिल इन द ब्लैंक्स बना लिए। उसी कड़ी में अब सेकंड जो चैप्टर है वो है समाजवाद एवं साम्यवाद। तो इस पे आइए कुछ चर्चा करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो समाजवाद एवं साम्यवाद जो चैप्टर है वो एनसीईआरटी के किताब में नहीं है, लेकिन ये बिहार के टेक्स्ट बुक में इसको पढ़ना है। और पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपकी समझ विकसित हो कि समाजवाद क्या है और साम्यवाद क्या है। बहुत बार काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये समाज क्या है। हम आसपास जितने भी परिवेश में रह रहे हैं वो हमारा समाज है ना। लेकिन यहाँ पे दो टर्म आए हैं, एक साम्यवाद और एक समाजवाद। ठीक है। समाजवाद को इंग्लिश में सोशलिज्म कहते हैं और साम्यवाद को कम्युनलिज्म। तो आइए इस पर थोड़ा सा चर्चा करें। पहले आप एक शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए ताकि ये आंसर लिखने में आपको हेल्प करेगा। तो आइए देखते हैं कि समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश की संपत्ति जैसे जमीन हो गया, फैक्ट्री हो गया, बैंक हो गया, इस पर सरकार या समाज का नियंत्रण होता है ताकि सभी लोगों को बराबरी का अधिकार मिल सके। तो ये समाजवाद का एक छोटा सा डेफिनेशन है कि समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश की संपत्ति जैसे जमीन, फैक्ट्री, बैंक आदि, इस पर समाज या सरकार का नियंत्रण होता है ताकि उस पर सभी लोगों का अधिकार हो सके। बात करें ये क्यों शब्द जो है शुरू हुआ, थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं औद्योगिक क्रांति की तरफ। ये 1780 से लेके 1760 से लेके 1840 का जो समय था वो विश्व इतिहास में अगर पढ़ेंगे तो ये औद्योगिक क्रांति का समय था। इसमें फैक्ट्री मालिक यानी कि पूंजीपति बहुत ही अमीर होते जा रहे थे, बहुत रिचेस्ट होते जा रहे थे, और मजदूरों की हालत जो है वो बहुत ही स्थिति बहुत ही चरमरा सी गई थी, कमजोर होती जा रही थी, जिसके फलस्वरूप मजदूरों से 12 से 14 घंटे काम करने पड़ते थे। मजदूरी बहुत ही कम मिलती थी और रहने खाने की स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही थी। इन सभी चीज़ों के खिलाफ जो विचारधारा सामने आई वही समाजवाद कहलाता है। ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति अचानक, ये क्या टर्म है इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है। चलते हैं मैप की तरफ और वहां से समझते हैं क्या है ये औद्योगिक क्रांति। पहले तो एक शॉर्ट ब्रीफ कि औद्योगिक क्रांति जो इंग्लैंड में मानी जाती है कि इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था, और वहाँ से एक दौर आया जो पहले हाथों से काम हुआ करता था, इंडस्ट्रीज का रिवॉल्यूशन हुआ, और जिसकी वजह से जितने भी मजदूर थे जो हाथों से काम करते थे, अब काम मशीनों से शुरू हो गया, जिसकी वजह से इनकी मजदूरियाँ कम मिलती जा रही थी। मजदूरी कम होने के वजह से और काम उस मशीनों से अधिक शुरू हो गया, जिससे 12 से 14 घंटे काम करने पड़ जाते थे मजदूरों को। आइए थोड़ा सा समझते हैं औद्योगिक क्रांति का बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे साम्यवाद। मैप में मैं दिखा देता हूं आपको। ये है आपका यूरोप का राजनीतिक मैप। ठीक है। आप जरा ध्यान से देखेंगे, पहले मैप देखना जरूरी है, समझना जरूरी है। ये है आपका स्पेन, शायद दिख पा रहा होगा। अब मैं पीछे कैमरा के पीछे तो हूँ नहीं कि मैं देख पाऊँ, तो आप देखेंगे जरा, ये स्पेन है, फ्रांस है। मैं एक छोटा सा ड्रॉ कर ही देता हूँ। ये मान के चलिए ये फ्रांस है, सॉरी ये स्पेन। इसके बगल में ही एक सटा देश है जिसको स्पेन बोलते हैं, और
सॉरी स्पेन, ये है आपका फ्रांस, ठीक है। ऊपर ये वाला एरिया जो है जर्मनी, और फ्रांस के ठीक 90 ऊपर पहुंचेंगे तो ये एक देश है, ये है आपका लंदन यूके, ठीक है। और यहीं पे एक और देश है आप पुर्तगाल, और ये देश जो है आप देख रहे हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम, या फिर इसको कह सकते हैं आप इंग्लैंड। और यहीं पे वो जब औद्योगिक क्रांति जो शब्द सीखते हैं सुनते हैं वो इसी देश से है, औद्योगिक क्रांति। ये दौर है 1760 से लेके 1840। डेट याद रखिएगा, पूछ भी देता है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो 1760 में। और वो क्षेत्र कौन सा है, तो इंग्लैंड। अचानक से यहाँ पे इंडस्ट्रीज का रिवॉल्यूशन हो गया, यानी बहुत ही बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे लगने चालू हो गए, उद्योग धंधे, ठीक है। यहाँ पे जो कपड़े थे पहले हाथों से बनते थे, अब वो कपड़े मशीनों से बनने चालू हो गए। यहाँ पे लोहे की खोज के बाद यहाँ पे बहुत सारा चीज़, वो इक्विपमेंट बनता था, मशीन बनते थे, जिससे जो हाथ करगा होता था वो मशीनों के द्वारा चालू हो गया था। यहाँ पे आप स्टीम इंजन, जो जेम्स वाट आप जानते ही हैं, तो स्टीम खोज होने से रेलवे का परिवहन बहुत अच्छा होने लगा, जिससे दूर दराज के भी लोगों के पास चीज़ें पहुंच जाया करती थी। तो इस प्रकार यहाँ पे उद्योगों का वर्चस्व होने के कारण इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई, और जिससे उसका इम्पैक्ट पूरे समाज पे पड़ना चालू हो गया था। तो अब हम चलते हैं फिर इस औद्योगिक क्रांति के समझने के बाद। अब इसमें भी बहुत सारा चीज़ है ना, जैसे स्पिरिट जेनी का नाम सुनने को मिलेगा, और भी चीज़, जेम्स वाट साहब हो गए जिन्होंने स्टीम इंजन, इन सब की शुरुआत चालू हो गई थी, और इसका इम्पैक्ट पूरे यूरोप में देखने को मिल गया। और उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ रहा था, जो गरीब थे उन अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बढ़ती ही जा रही थी, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ कि समाजवाद बना, और साम्यवाद का परिभाषा, सॉरी आवाज़ कट गया था, माइक एक्चुअली स्टार्ट नहीं कर पाया था। तो मैंने लिख दिया कि भाप इंजन जेम्स वाट, जिससे रेलवे का विस्तार होना चालू हो गया। फ्लाइंग शटल 1733 में जॉन के द्वारा। स्पिनिंग जेनी जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा 1764 में। ये कई धागे एक साथ काटता था। जैसे बहुत समय पहले जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो हमने देखा है कि जो चरखा होता था उससे सूत काटा जाता था। हम लोग भी वो घर पे कोई लेके आता था तो हम लोग उसको सीखते थे। तो उस समय ना एक बार में एक ही धागा काटा जाता था। उसके बाद वाटर फ्रेम की खोज हो गई 1769 में रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा। ये पानी से चलने वाली मजबूत धागा बनाने वाली मशीन थी। इससे भी काम आसान हो जाएगा। यहाँ पहले लोग हाथ से काम करते थे, अब मशीनों का दौर आ गया था। पावर लूम एडमंड कार्टराइट के द्वारा आविष्कार किया गया, जिसमें बुनाई स्वचालित होने लगी। पहले हाथों के द्वारा होता था, अब जो बुनाई हो रही है वो स्वचालित हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि मशीन अगर करेगा तो जो काम अगर हम पूरे दिन मिला के काम करते थे, वो लोग तो 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर वो काम हो जाता था, और ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होना शुरू हो गया। उसी तरह कॉटन जीन एली विटनी जो थे, ये कपास से बीज अलग करने का एक नया मशीन ईजाद कर दिए। पहले घंटों लगते थे कपास से बीज अलग करने में, अब इस
कॉटन जिन का आविष्कार हो जाने के बाद कपास से बीज आसानी से उतरना चालू हो गया, जिससे और औद्योगिक क्रांति में बढ़ोतरी हो गई। तो ये कहानी है समाजवाद पर, इस पर इम्पैक्ट। ठीक है, अब आप चीज़ों को बेहतर समझ पा रहे होंगे कि समाजवाद का कैसे जन्म हुआ। अब सपोज कीजिए कि आज के डेट में डिजिटल ज़माना हो गया है। हम लोग पहले, आज से लगभग 20-25 साल पहले जब हम लोग पढ़ाते थे तो कॉपी पेन से पढ़ाना चालू किए। ठीक है, हमारे गुरुजन जो होते थे वो लोग बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे। ठीक है, और उसके बाद वो चीज़ जैसे होम ट्यूशन होता है तो कॉपी पे ही पढ़ाने का वो था। चीज़ें बदलती गई। आज हम लोग डिजिटल एज के एरा में बोर्ड जो होते हैं वो स्मार्ट बोर्ड होते हैं। आपको तुरंत सारा कंटेंट मिल सकता है, आप उसको गूगल से भी वॉच करके देख सकते हैं। अब एआई का ज़माना आ गया है और बेहतर पढ़ाई होना चालू हो गया है, तो जाहिर सी बात है अब आउटपुट ज़्यादा मिल रहा है ना। और टीचर जो हैं वो एक ही चीज़ों को ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा बहुत सारा चीज़ प्रोवाइड कर पा रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार और उद्योग धंधा में बढ़ोतरी होने की वजह से उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मजदूरों पर पड़ना चालू हो गया। ठीक है, जिससे समाजवाद स्टार्ट हुआ। अब हम लोग चलते हैं कम्युनलिज्म यानी कि साम्यवाद के बारे में जानते हैं। अगर और भी बात करें कुछ और चीज़, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए या पहले स्क्रीनशॉट ले लें। फिर समझिए, पहले जब औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुआ उससे पहले क्या था। पहले औद्योगिक क्रांति से पहले कुटीर उद्योग चलता था। कुटीर उद्योग, है ना। अब औद्योगिक क्रांति हुआ, कुटीर उद्योग खत्म, इनके जगह पर आ गए अब बड़े उद्योग। बड़े उद्योग धंधे लगने चालू हो गए, और जाहिर सी बात है जब बड़े उद्योग धंधे लग जाएंगे, है ना, तो दो वर्ग आ जाएंगे। एक तो पूंजीपति वर्ग, और एक श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग जिनके पास फैक्ट्री थी, मतलब ये फैक्ट्री के मालिक, यानी इनके पास सोते भी थे तब भी पैसा आता था, क्योंकि श्रमिक तो रात भर काम कर रहे हैं ना। तो इनकी हालत जो थी वो खराब होती जा रही थी, इनके हालात और अच्छे होते जा रहे थे, है ना। ये लोग इनको हमेशा शोषण करना चालू कर दिए। इनको कोई राइट्स नहीं था, अपना अधिकार नहीं था, जो ये मनमाने ढंग से इन पर काम करना चालू कर दिए, है ना। अब इन्हीं सारा चीज़ों को, इन सारे दोषों को दूर करने के लिए जो यहाँ के विचारक थे, दार्शनिक थे, बड़े लेखक थे, ठीक है, जैसे रॉबर्ट ओवन साहब, फॉरियर साहब, लुई बला, कार्ल मार्क्स, है ना। तो ये सारे विचारकों ने इसकी परिभाषा को चेंज करना चालू किया और श्रमिकों के हित में कुछ काम करना चालू किया। जहाँ समाजवाद कहता था कि जो भी उद्योग धंधा है उसमें पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग दोनों काम करेंगे, है ना, और इन दोनों के बीच की खाई को कम करेंगे। वहीं साम्यवादी विचार में ये कहा गया कि नहीं, ना तो पूंजीपति वर्ग ना श्रमिक वर्ग, कोई अलग नहीं है, दोनों को सेम राइट्स है ना। तो अमीर गरीब के जो बीच की खाई थी वो बिल्कुल जीरो होनी चाहिए। कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, कोई अपना निजी संपत्ति नहीं रख सकता है। मैं अगले इस समाजवाद और साम्यवाद को समझाने के क्रम में मैं एक टेबल पर इसको ड्रॉ कर दूंगा, जहाँ से और आप अच्छे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। या ऐसे समझिए ना, समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है। जैसे मान लीजिए कि आप एक खेत है, उसमें 5 मजदूर लगे,
पांचों मजदूर की इफिशियंसी तो बराबर नहीं होगी, काम करने का जो स्टेमिना होगा वो कुछ अलग अलग टाइप की होगी, है ना। तो उसमें यदि मालिक देखता है कि कोई आदमी बहुत ज़्यादा काम किया तो उसको मजदूरी बढ़ा के दे दिया, और किसी को अगर काम उस लायक नहीं किया तो उसका मजदूरी कम करके दे दिया, ठीक है। लेकिन ये समाजवाद विचार हो गया। लेकिन साम्यवादी विचार में 5 मजदूर हैं, चाहे वो ज़्यादा करे वो कम करे उससे कोई मतलब नहीं है। पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन अगर 100 रुपया है और 5 लोगों में 20-20 बँटना है तो 20-20 ही बँटेगा। लेकिन समाजवाद में क्या था, किसी को 25 मिल गया, किसी को 20 मिल गया, किसी को 18, किसी को 19, किसी को 21, ऐसे। तो ये समाजवाद है, और साम्यवाद में बिल्कुल बराबर बराबर, ठीक है। तो ये है कहानी समाजवाद और साम्यवाद की। आई होप कि आप लोग इस 2 टर्म को आप लोग आसानी से समझ पाए होंगे, ठीक है। अभी आगे और बढ़ते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन 2 वर्गों में बट गया। एक तो पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग, है ना। और पूंजीपति वर्ग जो है वो बहुत ही अमीर होते जा रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्री इन्हीं की थी, जमीन इनकी थी, श्रमिकों का कुछ नहीं था, केवल उनको मजदूरी करना था, अपने हालात को सुधारना था। इसी परिभाषा को जो गैप हो गया था पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग में, गैपिंग जो था उसको भरने का प्रयास में साम्यवाद का जन्म हुआ, जिसमें मैंने पीछे विचारकों, दार्शनिकों और लेखकों के बारे में चर्चा किया, जैसे रॉबर्ट ओवन साहब थे, फोरियर साहब थे, लुई ब्ला थे, रॉबर्ट ओवन थे, है ना। या फिर आप और बात कीजिए तो कार्ल मार्क्स साहब आए थे। तो इन लोगों ने कहा कि साम्यवाद समाजवाद का एक उन्नत एवं कठोर रूप है, जिसमें संपत्ति जो है वो पूर्ण रूप से सामूहिक होगी, यानी सार्वजनिक होगी। इसमें निजी संपत्ति खत्म कर दिया जा रहा था। लक्ष्य पूरी समानता थी, मतलब लक्ष्य इसका यही था कि सब लोग क्या है, समान है, बराबर हैं। और सरल भाषा में अगर मैं बात करूं तो सब कुछ सबका है, कोई अमीर या गरीब नहीं है। तो ये साम्यवाद है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आगे मैं बढ़ूंगा इस पर। मार्क्स से पहले का एक विचार आया जिसको हम यूटोपियन समाजवादी बोलेंगे, और मार्क्स के बाद का एक विचार आया जिसको वैज्ञानिक विचारधारा बोलेंगे। वो क्या है, अभी हम लोग इसको इसी वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो एक टेबल के माध्यम से समझते हैं समाजवाद एवं साम्यवाद में अंतर क्या है। तो इसका आधार समाजवाद और साम्यवाद। आधार अर्थ, संपत्ति, नियंत्रण, उद्देश्य, व्यवस्था और प्रमुख विचारक। समाजवाद और साम्यवाद दोनों परिभाषा मैंने लिखवा दिया, बता दिया, है ना। तो अब इसका अर्थ देखते हैं। आधार के अर्थ हैं अर्थ यानी कि समान, जो समाज में समानता का है वो समाजवाद की परिभाषा है। लेकिन इसमें क्या है कि अमीर गरीब मैंने कुल मिला के सबको मिला के, है ना। और यहाँ पे क्या है, पूर्ण समानता होनी चाहिए। यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकता है समानता, अमीरी गरीबी का जो खाई है वो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन यहाँ पे पूर्ण समानता है। संपत्ति जो है वो कुछ निजी संपत्ति रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे निजी संपत्ति कोई नहीं रखेगा। नियंत्रण, उत्पादन के साधनों पर जो सरकार का नियंत्रण हो सकता है, लेकिन उत्पादन के साधनों पर साम्यवाद में किसी का, समाज का कोई नियंत्रण, पूरे समाज का नियंत्रण होगा। यहाँ पे सरकार का नियंत्रण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नियंत्रण जो है वो उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होगा, और यहाँ पे उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का नियंत्रण होगा। उसी तरह उद्देश्य जो है इसका, अमीर गरीबी का अंतर कम करना है। लेकिन अगर साम्यवाद की बात करें तो अमीरी गरीबी का जो अंतर है बिल्कुल ही समाप्त करना है। देखिए, यहाँ पे कम करना है, यहाँ पे बिल्कुल ही खत्म करना है। इस व्यवस्था का जो परिणाम है वो सुधारवादी है। सुधारवादी का मतलब कमोबेश चलता रहेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे एकदम क्रांतिकारी विचारधारा है कि हाँ तो हाँ, ना तो ना। इस विचारकों की बात करें तो इसमें रॉबर्ट ओवन साहब और सेंट साइमन साहब का नाम आता है।
और क्रांतिकारी विचारधारा की बात करें तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के बात प्रमुख हैं ये लोग। तो ये समाजवाद एवं साम्यवाद, ये एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है। जैसे अगर 10वीं के एग्जाम में अगर ये सवाल पूछ दे कि समाजवाद एवं साम्यवाद में अंतर बताएं, तो आप ये ड्रॉ, ये चार्ट बना के आप वहाँ पे नंबर ले सकते हैं, है ना। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसको मिटाता हूँ। अगर और आसान भाषा में समाजवाद और साम्यवाद एक एक लाइन में समझना चाहें तो देखिए, ऊपर पढ़ के आने के बाद ही इसको समझ में आसानी भाषा से समझ पाएंगे एक लाइन में। पीछे का क्लास अगर नहीं देखेंगे तो ये थोड़ा सा टफ लगेगा। देखिए, समाजवाद में सिंपल परिभाषा समझिए, अमीरी गरीबी के अंतर जो है, अमीरी गरीबी के बीच जो अंतर है, अमीरी गरीबी के बीच के अंतर को कम करना, ये है आपका समाजवाद। लेकिन साम्यवाद में अमीरी गरीबी का अंतर कम नहीं करना, बिल्कुल ही खत्म करना, बिल्कुल खत्म। ये साम्यवाद हो गया और ये समाजवाद। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। शुरू में भी मैं ये बोल सकता था कि समाजवाद में अमीरी गरीबी का जो अंतर है वो कम करना, और साम्यवाद में अमीरी गरीबी के बीच अंतर बिल्कुल ही समाप्त कर देना। तो वहाँ पे चीज़ आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए बेसिक चीज़ पढ़ा के उसके बाद ये आसान शब्दों में, अब ये आपके दिमाग में ये हमेशा के लिए फिट हो जाएगा कि समाजवाद और साम्यवाद में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समाजवाद जो है आधुनिक दौर में 2 वर्गों में बढ़ता है। समाज जो है कितने वर्गों में बढ़ता है? 2 वर्गों में। आधुनिक समाजवाद, जो ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाजवाद 2 वर्गों में बंट जाता है। एक का नाम तो है मार्क्स से पूर्व का समाजवाद, मार्क्स से पूर्व का समाजवाद, और एक हो जाता है मार्क्स के बाद का, सॉरी बाद नहीं, बाद का, और मार्क्स के बाद का समाजवाद। ठीक है, तो मार्क्स से पूर्व के समाजवाद को बोला गया यूटोपियन समाजवाद, यूटोपियन समाजवाद, और मार्क्स के बाद के समाजवाद को बोला गया वैज्ञानिक समाजवाद। यूटोपियन शब्द यूटोपिया से निकला है, जिसका मतलब ही होता है सपना। ठीक है, ये सपनों वाली विचारधारा है, जो इन लोगों ने कभी नहीं बताया कि ये समाज कैसा होना चाहिए, ये लागू ही नहीं करवा पाए। लेकिन मार्क्स के बाद का जो समाजवाद है वो वैज्ञानिक समाजवाद है, उसी पर समाजवाद की परिभाषा को गढ़ी गई है ना। इसमें विचारधारा को हम देखें तो चार्ल्स फॉरियर साहब थे। मैं अगले क्लास में जो ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाजवाद जो 2 वर्गों में बटा, यूटोपियन समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद, मैं वहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर थोड़ा सा मेरे वीडियो को प्रमोट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। अपना प्यार बांटिए, है ना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लिए, और जो डिले हो जाता है वो डिले नहीं करूं, है ना। आज ईद है, ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए। तो फिर मिलते हैं नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।